हेलो डियर स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं कि काफ़ी अच्छे होंगे आप लोग और आप लोगों की पढ़ाई काफ़ी मज़ेदार और काफ़ी बढ़िया चल रहा होगा। चलिए फिर से अगले लेक्चर में हाजिर हैं और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि आप लोगों का टॉपिक चल रहा है एटॉमिक स्ट्रक्चर। तो सबसे पहले हेडिंग लगाओ एटॉमिक स्ट्रक्चर। राइट। और ये 11th का चैप्टर है 11th क्लास के लिए। और जैसा कि आप लोगों को मालूम है कि हम लोग सारे के सारे कंटेंट लेकर के चलते हैं नीट एंड जेई लेवल के लिए। ठीक है बच्चे लोग, ओके। ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये फिजिकल केमिस्ट्री का पार्ट है ये। और आज हो जाएगा लेक्चर नंबर 6। चलिए तो फिर हम लोग स्टार्ट करते हैं आज का टॉपिक। आपका मेंटर, आपका टीचर और आपका एक गाइड इब्राहिम सर और आपका प्यारा खूबसूरत सा चैनल मॉडर्न क्लासेस इब्राहिम सर। ओके, लेट्स स्टार्ट विद मी। इससे पहले जो हम लोग पढ़ चुके हैं बोर्स एटॉमिक मॉडल के बारे में। बोर्स एटॉमिक मॉडल ने काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया इलेक्ट्रॉन के बारे में। इलेक्ट्रॉन किस तरह से रिवॉल्व कर रहे होते हैं अपने ऑर्बिट में, ऑर्बिट के बारे में, सेल के बारे में इन्होंने काफ़ी बढ़िया कॉन्सेप्ट दिया। हम लोगों ने बोर एटॉमिक मॉडल में देखा कि रेडियस को किस तरह से कैलकुलेट करते हैं, वेलोसिटी को किस तरह से फाइंड करते हैं, एनर्जी को किस तरह से फाइंड करते हैं। ठीक है, उसी तरह से किस ऑर्बिट का कितना एनर्जी होगा, इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोगों ने डिस्कस किया है। काइनेटिक एनर्जी के बारे में, पोटेंशियल एनर्जी के बारे में और टोटल एनर्जी के बारे में हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। कुछ कमियां तो नहीं बोलेंगे क्योंकि काफ़ी बढ़िया मॉडल था बोर्स का, लेकिन उसमें कुछ ड्रॉबैक्स, क्योंकि हमेशा जब नया रिसर्च होता है तो कुछ न कुछ नई बातें आती रहती हैं और ऐसा चलता रहता है हमेशा, क्योंकि जब भी नई डिस्कवरी होती है तो कुछ न कुछ नई बातें संभल कर करके और सामने छन करके कुछ नई बातें आती हैं। तो बोर्स एटॉमिक मॉडल में जो कुछ ड्रॉबैक्स रह गया था उसको, कमी को दूर करने के लिए मैक्स प्लैंक क्वांटम थ्योरी आया। तो हेडिंग लगा लोगे यहाँ पर, मैक्स प्लैंक्स क्वांटम थ्योरी। पहले ये बात मानना था कि सन से, सूरज से जो रोशनी निकल करके आती है, जो प्रकाश निकल करके आता है सन से, वो बिल्कुल डायरेक्ट वे में और बिल्कुल जो है सो कंटिन्यूअस वे में होते हैं। ये ओल्ड मॉडल था। ये अर्थ के ऊपर जो लाइट आ रही होती है, लाइट आ रहे होते हैं, वो बिल्कुल डायरेक्ट वे में आते हैं। ये पहले ये मान्यता था ये। बट तो प्लैंक ने सन से आने वाले लाइट के बारे में ये कहा कि नहीं, ये टूट कर करके और डिस्क्रीट फॉर्म में आते हैं, टूट कर करके अर्थ पर आते हैं ये। ठीक है, दैट मीन्स एक पार्टिकल के फॉर्म में भी होता है ये। आगे चल करके हम लोग पढ़ेंगे डुअल नेचर्स के बारे में, डुअल नेचर्स ऑफ लाइट के बारे में हम लोग देखेंगे। बट यहाँ पर जानो कि इन्होंने ये कहा कि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी ये पाए जाते हैं और पार्टिकल्स के छोटे छोटे पैकेट का नाम इन्होंने फोटोन रखा। ठीक है, दैट मीन्स एक क्वांटम के फॉर्म में होते हैं और इस पैकेट का नाम इन्होंने दिया क्वांटा। ओके, तो सबसे पहले थ्योरी लिख जाओ। लाइट के बारे में इन्होंने कहा दे आर मेड अप ऑफ टीनी पार्टिकल्स, दैट मीन्स टीनी पैकेट्स ऑफ एनर्जी।
इस पैकेट्स ऑफ एनर्जी का नाम इन्होंने रखा फोटोन, इसी का नाम रखा इन्होंने क्वांटा। ओके, और ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। दिस इज इन पार्टिकल्स फॉर्म, ये पार्टिकल्स के फॉर्म में होते हैं। एनर्जी के बारे में पहले भी आप लोग जान चुके हो कि फार्मूला होता है एच न्यू। ये जहाँ पर दिखलाता है एनर्जी को दिखला रहा होता है, ये तो एनर्जी है, और एच जो दिया हुआ है प्लैंक्स कांस्टेंट दिया हुआ है, ये प्लैंक्स कांस्टेंट है, और न्यू यहाँ पर दिया हुआ है फ्रीक्वेंसी, ये फ्रीक्वेंसी है ये। ठीक है, अपने ही नाम पर मैक्स प्लैंक्स ने एच कांस्टेंट दिया था और कांस्टेंट का वैल्यू दिया था 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकेंड। इस वैल्यू को याद रखना, ये न्यूमेरिकल में काम आने वाला वैल्यू है। और E इज इक्वल टू एच न्यू। अगर न्यू को हम लोग फ्रीक्वेंसी को F से लिखा, देन E इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, HF। ये फार्मूला भी डिनोट किया जाता है, तो इसको भी याद रखोगे। दैट मीन्स जो रेडिएशन हो रहे होते हैं, इस फॉर्म में रेडिएशन हो रहा होता है। एनर्जी जो निकल रहे होते हैं एच न्यू के फॉर्म में, जो कि क्वांटम के फॉर्म में, क्वांटा के फॉर्म में आ रहा होता है। और ये सारी बातें लागू होती हैं किसके लिए, दे आर ऑल अप्लाइड फॉर द लाइट। ये सब के सब होता है लाइट के लिए, लाइट में यूवी रेज के लिए, ठीक है, आईवी रेज के लिए, इन सारे रेज के लिए जो है सो इस्तेमाल किया जाता है। चलो तो फटाफट सबसे पहले इसको नोट करो। जब हम लोग अलग अलग शेल की बात कर रहे होते हैं, तो एनर्जी इज़ इक्वल टू, क्योंकि फार्मूला दिया गया एच न्यू, और ये इंटीग्रल पार्ट होते हैं एन एच न्यू। अगर पहला सेल की हम लोग बात करेंगे, फर्स्ट सेल की बात करें तो एच न्यू हो जाएगा। अगर दूसरे के लिए हम लोग जैसे बात करें, दूसरे सेल के लिए हम लोग बात करें तो इसका एनर्जी हो जाएगा 2H न्यू। अगर तीसरी की बात करें हम लोग तो 3H न्यू हो जाएगा। ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो ये, राइट, ओके। और यहाँ पर से पहले क्या दिया जा चुका है, जो पढ़ चुके हो, लेम्डा के बारे में, न्यू के बारे में, एंड वेलोसिटी स्पीड ऑफ द लाइट के बारे में पढ़ चुके हो। ठीक है, तो चूँकि जानते हुए आप लोग न्यू इज़ इक्वल टू कितना होता है, भी बाई लेम्डा। भी जो यहाँ पर दिखला रहे होते हैं हम लोग इलेक्ट्रॉन के लिए दिखला रहे होते हैं, इलेक्ट्रॉन के लिए। लेकिन अगर यही बात लाइट के लिए लिया जाए तो सी बाई लेम्डा होते हैं ये। ठीक है, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, सी इज द वेलोसिटी ऑफ लाइट, लिखो यहाँ पर वेलोसिटी ऑफ लाइट, एंड भी इज द वेलोसिटी ऑफ इलेक्ट्रॉन revolving in the orbit of an atom। किसी भी एटम के ऑर्बिट में रिवॉल्व जो कर रहे होते हैं इलेक्ट्रॉन, उसकी अपनी एक वेलोसिटी होती है, अपनी एक स्पीड होती है। ठीक है, क्योंकि ए इज इक्वल टू क्या पढ़े हो, एच न्यू, और नी इज इक्वल टू कितना आ गया, सी बाई लेम्डा। देयरफॉर ई इज इक्वल टू एच हो गया, एच सी बाई लेम्डा। तो इस फार्मूला को भी याद रखोगे। ठीक है, दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन। दिस इज कॉल्ड एनर्जी ऑफ फोटोन, इसको एनर्जी ऑफ फोटोन कहते हैं। ठीक है बच्चे लोग, यहाँ पर जो ई आ रहा है एस सी बाई लेम्डा, सी का वैल्यू पुट कर देना, चूँकि वेलोसिटी ऑफ लाइट है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ये वेलोसिटी होता है लाइट का एसआई यूनिट में। ओके,
चलो नोट करो। आगे लाइट के बारे में ये कहा गया कि इसमें दो तरह के कैरेक्टर्स होते हैं। एक तो पहली ये मान्यता था कि पार्टिकल का कैरेक्टर होता है, बाद में ये बात आई कि जैसे नहीं, इसमें वेव के भी कैरेक्टर होते हैं, और इसको डी ब्रॉगली ने डुअल नेचर ऑफ इलेक्ट्रॉन को प्रस्तुत किया कि इलेक्ट्रॉन में जो होते हैं इसमें दोनों नेचर होते हैं। इलेक्ट्रॉन पार्टिकल्स की तरह भी काम कर रहे होते हैं और इलेक्ट्रॉन एक वेव की तरह भी काम कर रहे होते हैं। ये वेव की तरह भी काम कर रहे होते हैं, जबकि ये पार्टिकल्स के फॉर्म में भी होते हैं। क्यों? क्योंकि इलेक्ट्रॉन्स के बारे में आपको मास पता है कितना होता है, 9.1 इंटू 10⁻⁻31 kg, राइट। और इसका अपना एक वेलोसिटी होता है जो दिया गया था 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन जो काम कर रहा है वो एक पार्टिकल्स की तरह काम कर रहे हैं, ठीक है। लेकिन एक हाइपोथेसिस, डी ब्रॉगली का हाइपोथेसिस था ये, परिकल्पना था ये, ठीक है। क्या परिकल्पना दिया था इन्होंने? एक तो डुअल नेचर के बारे में इलेक्ट्रॉन का दिया, जिसको बाद में जाकर करके प्रूव किया था डेविसन एंड जर्मर ने। इसमें डुअल नेचर होते हैं, दैट मीन्स वेव नेचर होते हैं। क्यों? सिंस लाइट हैज़ कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ द डिफ्रैक्शन, क्योंकि इसमें लाइट में डिफ्रैक्शन का एक नेचर होता है, डिफ्रैक्ट करते हैं ये। इन सारी चीज़ों के बारे में हम लोग फिजिक्स में जाकर के पढ़ेंगे, लाइट वाले ऑप्टिक्स वाले चैप्टर में, ठीक है। बट इतना जानो कि इसमें ही कि डेविसन और जर्मर ने ये कहा कि नहीं, वेव नेचर भी होते हैं ये लाइट का, और लाइट से रिलेटेड ही, चूँकि इसमें भी इलेक्ट्रॉन में भी क्या होता है, काफ़ी ज़बरदस्त स्पीड होते हैं इसमें, इसका भी अपना एक मास होता है। तो इलेक्ट्रॉन में भी जो नेचर होते हैं वो पार्टिकल्स नेचर होता है, और इसमें वेव नेचर भी होते हैं, जो कि डिफ्रैक्शन से बात ये पता चली, ठीक है। नोट करो इसको, इसी में और ये नोट कर लें। दैट मीन्स फिर ये कहा कि दुनिया के जितने मूविंग पार्टिकल्स होते हैं उसमें दोनों नेचर होते हैं, पार्टिकल्स नेचर भी होता है और वेव नेचर भी होते हैं। इसको बाद में जाकर के साबित भी किया गया। लेकिन लाइट की तरह और इलेक्ट्रॉन की तरह जिस तरह से डुअल नेचर होते हैं, सारे के सारे मूविंग पार्टिकल्स में वैसा नहीं होता है, ठीक है। बट यहाँ पर लिख लो, एवरी मूविंग पार्टिकल हैज़ डुअल नेचर। दुनिया के जितने सारे मूविंग पार्टिकल्स हैं उसमें डुअल नेचर होते हैं, दैट मीन्स वेव नेचर भी होते हैं और पार्टिकल नेचर भी होता है, ठीक है। नोट करो अब इसको। क्या फार्मूला दिया गया? फार्मूला क्या दिया गया? wavelength of the particle का wavelength, that means lambda is equal to h/mv, और चूंकि p is equal to मोमेंटम is equal to जानते हो कितना होता है, mv होता है, तो कितना लिख सकते हो? therefore lambda is equal to h/p, h/p। क्या कहा गया कि किसी भी पार्टिकल में डुअल नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होता है और पार्टिकल नेचर भी होते हैं, राइट। चलिए कंपेयर करके देखते हैं कि कोई भी मूविंग पार्टिकल्स है, चलो मान लेते हैं कि कोई बॉल है, मूविंग बॉल है,
मूविंग बॉल है। जब बॉल है तो उसका कुछ न कुछ मास होगा। मास मान लेते हैं कि ये जो है सो दिया हुआ है 100 ग्राम का बॉल दिया गया है ये, ओके, और इसकी वेलोसिटी दिया गया है, चलिए मान लेते हैं 10 मीटर पर सेकंड के हिसाब से चल रहा है ये। तो इसका लेमडा जब वेवलेंथ फाइंड करोगे एच अपॉन कितना हो जाएगा एम भी, इसका वैल्यू होता है 6.626 इंटू 10⁻⁻34 जूल सेकंड होता है। मास कितना लिए हो 100 ग्राम लिए हो, इंटू कितना हो गया ये 10 हो गया, ठीक है। जब इसकी वैल्यू आप निकालेंगे तो लगभग 6.626 इंटू 10⁻²0, यहाँ एक जीरो यहाँ, कितना हो जाएगा -31, इतना हो जाएगा लगभग ये, ठीक है। चूँकि ग्राम में लिया था इसको केजी में कर देना 10⁻³ तो ये वाला जाकर के जुड़ ही जाएंगे ये 3, दैट मीन्स 6.626 इंटू 10⁻, कितना हो जाएगा ये अच्छा ये माइनस में है ये, तो -34 पहले -34 और जुड़ गया जाकर करके 3 जुड़ गया ये, और 3 यहाँ पर से घट भी जाएंगे, दैट मीन्स 34 का 34 ही रह जाएगा ये, इतना हो जाएगा मीटर में। अगर एंगस्ट्रम में फाइंड कर लो तो 6.626 इंटू 10⁻, एक एंगस्ट्रम इज इक्वल टू कितना होता है, एक एंगस्ट्रम बराबर 10⁻⁻10 मीटर होता है ये, याद रखना है इसको। तो 10 इसमें से घटा भी देगा तो कितना हो जाएगा 24 एंगस्ट्रम, ठीक है। जो कि अगर ये बात किया जाए किसी पार्टिकल का तो बहुत ही कम है, बहुत ही कम है, ठीक है। इतने स्पीड से अगर इसका वेवलेंथ अगर जा रहा है तो बहुत ही इसका वेवलेंथ कम है। लेकिन अगर हम लोग इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें, इलेक्ट्रॉन के बारे में बात करें जिसके बारे में ख़ास करके बताया गया है कि इसमें वेव नेचर भी होते हैं और पार्टिकल नेचर भी होता है, क्योंकि हम लोग को डिस्कशन न्यूमेरिकल जितने सारे करना है वो सब के सब यहीं से करना है, राइट। तो इसका मास, इलेक्ट्रॉन का मास कितना होता है 9.1 इंटू 10⁻31 kg होता है। वेलोसिटी कितना होता है इसका 2.18 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है भाई। चलो राइट, चलो इसका निकाल लो, लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन कितना हो गया एम भी हो गया, एच अपॉन एम भी, एच के वैल्यू 6.626 इंटू 10⁻34 जूल सेकेंड, ठीक है। मास कितना हो गया 9.1 इंटू 10⁻31 kg हो गया, इंटू वेलोसिटी, वेलोसिटी कितना हो गया 2.8 इंटू 10⁻6 मीटर पर सेकेंड, ठीक है। इसका सारा का सारा टोटल के टोटल जो वैल्यू निकालोगे तो लगभग ये आ जाएंगे, लगभग आते हैं 3.2 एंगस्ट्रम, जो कि काफ़ी बड़ा है, इसके कंपैरिजन में काफ़ी बड़ा है 3.2 एंगस्ट्रम का, ठीक है। ओके, नोट कर लो इतना। तो डी ब्रॉली का हाइपोथेसिस क्या आया, डी ब्रॉली का हाइपोथेसिस क्या आया, दुनिया के जितने सारे खास कर करके माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स होते हैं, छोटे छोटे पार्टिकल्स होते हैं, उसमें अपना एक वेव होता है, ठीक है। लिख लेंगे एवरी माइक्रोस्कोपिक पार्ट, एवरी माइक्रोस्कोपिक को पार्टिकल in the universe has a wave which wavelength is measured
बाई लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी। ठीक है, दैट मीन्स कितना हो जाएगा, एच अपॉन लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम बी को क्या बोलेंगे हम लोग, मोमेंटम पी बोलेंगे इसको। ओके, तो यहाँ से जो है सो किसी भी वेव को जब मेजर करेंगे, इसका मतलब ये है कि जो मूविंग पार्टिकल्स होते हैं अपना वो वेव नेचर शो करते हैं। ओहो, वेव नेचर को शो करते हैं। अरे यार, इतना गंदा कौन लिखता है? चलो नोट कर लो इसको। इसी बात को तो मैक्स प्लैंक ने भी दिया था। क्या दिया था? एच लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन एम भी। दैट मीन्स इन्होंने जो इस्तेमाल किया था, किसके लिए इस्तेमाल किया था? पार्टिकल के लिए इस्तेमाल किया था। दैट मीन्स इस पार्टिकल का नाम क्या रखा था? एक फोटोन के फॉर्म में, या फिर क्या कह रहे थे, ये क्वांटा के फॉर्म में। ये मैक्स प्लैंक का था, जो कि बाद में चल करके डी ब्रॉगली ने इसको प्रूफ करने का भी काम किया कि हाँ, इसमें जो नेचर होते हैं, दोनों तरह का नेचर होता है मूविंग पार्टिकल्स में। दैट मीन्स इलेक्ट्रॉन में भी दोनों तरह के नेचर होते हैं, वेव नेचर भी होते हैं और पार्टिकल्स नेचर भी होते हैं, राइट। चलिए क्वेश्चन लगाते हैं। An electron has kinetic energy K. Find its de Broglie वेवलेंथ। चलो क्या पढ़ा? वेवलेंथ इज इक्वल टू लेमडा इज इक्वल टू एच अपॉन पी पढ़े हो। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू क्या पढ़े हो? हाफ एम बी स्क्वायर, जान रहे हो। और पी इज इक्वल टू क्या होता है? पी इज इक्वल टू एम भी। देयरफॉर काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू जब फाइंड करेगा तो आएगा ये पी स्क्वायर अपॉन 2m आ जाएंगे, पी स्क्वायर 2m आ जाएंगे। ठीक है, तो यहाँ पर पुट कर लेना। लेमडा इज इक्वल टू एच हो गया, ठीक। पी के जगह पर जब इसको फाइंड करेगा यहाँ पर से काइनेटिक एनर्जी के साथ में 2m कैसे दिखला रहे काइनेटिक एनर्जी को, इज इक्वल टू पी स्क्वायर हो गया। देयरफॉर P इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? 2mk का अंडर रूट हो जाएगा। देयरफॉर यहाँ से लेमडा इज इक्वल टू h हो गया और P की जगह पर ये बात पुट करो 2mk अंडर रूट, तो ये आ जाएगा इसका वेवलेंथ, डी ब्रॉगली का वेवलेंथ आ जाएगा। चले नोट करें। चलो बाद में इक्वेशन फिर एक दिया गया हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग्स अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। हीजनबर्ग्स ने भी काफ़ी बढ़िया अपना प्रिंसिपल दिया। पार्टिकल्स एंड वेव नेचर के बारे में। दैट मीन्स किसी भी माइक्रोस्कोपिक को
बॉडी के साथ में अगर मोशन शो कर रहा है तो, मूवमेंट में है तो, मूवमेंट में है तो, ठीक है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल से अगर मूव कर रहा है, कोई भी माइक्रोस्कोपिक पार्टिकल्स या कोई भी बॉडी मूव कर रहा है तो साइमल्टेनियसली एक ही मर्तबा में हम लोग उसके पोजीशन को, मतलब अकॉर्डिंग टू द हीजनबर्ग्स के हिसाब से उसके पोजीशन को और उसके मोमेंटम को, दोनों को हम लोग शो नहीं कर सकते हैं। अगर कोई बॉडी मूव कर रहा है, कोई बॉडी अगर तेज़ी से मूव कर रहा है, ठीक है, या फिर रोटेट कर रहे हैं कहीं पर, मान लीजिए इलेक्ट्रॉन ही रोटेट कर रहे हैं अपने ऑर्बिट पर, तो अगर पोजीशन को फाइंड कर लिया कि यहाँ पर इसका पोजीशन है, तो आप उसके मोमेंटम को नहीं बता सकते हो, ठीक है। और अगर इस बात को अगर ये पता कर लिया गया अकॉर्डिंग टू द हीजनबर्ग्स, बाद में ये काफ़ी बढ़िया डिस्कवरी भी रहा ये, कि अगर मोमेंटम को अगर पता कर लिया तो उसके पोजीशन को फाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। तो क्या कहा था, साइमल्टेनियसली both characters cannot be determined. पोजीशन को अगर फाइंड कर लिया गया है तो मोमेंटम को पता नहीं कर सकते, और अगर मोमेंटम पता चल गया है तो पोजीशन को फाइंड नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर अगर कोई भी बॉडी अगर इसका मूवमेंट हो रहा है और ये मूव करने का काम कर रहे हैं ये, तो ऐसे सिचुएशन में, इस सिचुएशन में मान लेते हैं कि कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, इलेक्ट्रॉन है, या फिर कोई भी माइक्रोस्कोपिक बॉडी है, अगर उसकी पोजीशन x है और उसका चेंज इन द मोमेंटम p है, ठीक है, चेंज इन द मोमेंटम उसका अगर p आ रहा है, तो दोनों का अगर हम लोग इसका फाइंड करें डेल्टा p इंटू डेल्टा x, ठीक है, अगर दोनों के इसका अगर फाइंड किया जाए तो इसका हीजनबर्ग्स ने एक इक्वेशन दिया था कि इसमें एरर आएंगे h/4 पाई का, h/4 पाई का इसमें एरर आएंगे, ठीक है। दैट मीन्स डेल्टा p इंटू डेल्टा x के बारे में किया जाए तो या तो ग्रेटर देन हो जाएगा, बड़ा हो जाएगा, या फिर बराबर हो जाएंगे ये h/4 पाई का, ये एरर उत्पन्न होगा। फिर से बात को समझो, क्या बात कर रहे हैं कि अगर डेल्टा x में कुछ एरर आ रहे हैं, तो फिर डेल्टा p को तो फाइंड कर सकते हो, और अगर डेल्टा p में एरर आ रहा है कुछ न कुछ, तो फिर आप डेल्टा x को फाइंड कर सकते हो, डेल्टा x को फाइंड किया जा सकता है, ठीक है, बात फॉलो कर रहे हो। और इसमें जो एरर आते हैं या तो फिर ग्रेटर देन होता है या फिर बराबर हो जाते हैं कितने का, h/4 पाई का, अकॉर्डिंग टू द हीजनबर्ग्स। और ये सीधी फार्मूला याद रखना अकॉर्डिंग टू द हीजनबर्ग्स कि किसी भी मूवमेंट करने वाले माइक्रोस्कोपिक बॉडी का एट ए टाइम दोनों चीज़ को फाइंड नहीं किया जा सकता है। साइमल्टेनियसली बोथ कैरेक्टर्स कैन नॉट बी फाइंड, दोनों के दोनों इक्वेशन को हम लोग फाइंड नहीं कर सकते हैं, दोनों के दोनों टर्म को फाइंड नहीं किया जा सकता है। अगर एक टर्म को फाइंड करते हो तो दूसरा कहीं ना कहीं एरर दिखलाएगा, और अगर पोजीशन को दिखलाते हैं तो मोमेंटम में एरर आएगा, और अगर मोमेंटम को दिखलाते हैं तो पोजीशन में एरर आएगा, ठीक है, ये बात पक्की है, ये नोट कर लो इसको। चलें, तो अकॉर्डिंग टू हीजनबर्ग से हिसाब से आप लिख लेंगे the exact and simultaneous determination
determination of any moving particles of any moving particles that is momentum and position can not be measured at the same time. The exact and simultaneous determination of any moving particles cannot be measured. कुछ न कुछ एरर आएंगे, कुछ न कुछ एरर आएगा, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल के तौर पर हम लोग बात ये कर रहे हैं डेल्टा पी के लिए एंड डेल्टा एक्स के लिए बात कर रहे हैं। अगर आपने मोमेंटम को फाइंड कर लिया, चलो इस पोजीशन पर है, मान लीजिए कि 0 पोजीशन पर है ये, ठीक है। तो इसके पोजीशन में क्या हो जाएगा, या फिर आपने एग्जैक्ट ये फाइंड कर लिया कि पोजीशन इसका मान लिया कि इस जगह पर है, 0 एक नंबर है, इस नंबर पर मान लिया कि है ये। तो फार्मूला क्या दिया था इन्होंने, डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन कितना हो गया, 4 पाई हो गया। अगर एक्स के वैल्यू 0 पुट करते हो तो डेल्टा पी ग्रेटर देन इक्वल टू एच अपॉन कितना हो जाएगा, 4 पाई हो जाएंगे ये, राइट। देयरफॉर डेल्टा पी ग्रेटर देन और इक्वल टू एच अपॉन, एच लिखा हुआ है, एच अपॉन 4 पाई, यहाँ पर 0 आ जाएंगे। देयरफॉर मोमेंटम कितना हो जाएगा, मोमेंटम इज इक्वल टू ग्रेटर देन और इक्वल टू कितने हो जाएंगे ये, इन्फिनिटिव हो जाएगा ये। इसका मतलब है कि एरर आएगा, इसमें एरर आएंगे। साथ साथ दोनों को हम लोग नहीं माप सकते हैं, दोनों मेजर नहीं किया जा सकता है। अगर एक को जो है सो अगर दिखला दिया है तो दूसरा को मेजर नहीं किया जा सकता है, कुछ न कुछ एरर आएंगे इसमें, ठीक है, नोट करें। चलिए क्वेश्चन ले लेते हैं। इफ देयर इज एन एरर in electron, if there is an error in position of an electron is 10 angstrom, then find the error in the velocity, चलो क्या पढ़े हो, डेल्टा एक्स डेल्टा पी, सॉल्यूशन करें इसका। डेल्टा एक्स डेल्टा पी ग्रेटर देन एच अपॉन कितना हो गया, 4 पाई हो गया, ठीक है, क्योंकि डेल्टा पी इज इक्वल टू कितना होता है, एम भी, डेल्टा पी इज इक्वल टू एम कितना हो जाएगा ये, डेल्टा भी हो जाएंगे ये। पोजीशन में कितने का बोल रहा है, 10 एंगस्ट्रम का, 10 में 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस कितना हो गया ये, 10 मीटर का हो गया, इंटू डेल्टा पी इज इक्वल टू, लिखो कितना हो जाएगा, एम डेल्टा भी ग्रेटर देन इक्वल 4 पाई हो गया। एम इज द मास ऑफ द इलेक्ट्रॉन, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg, ठीक है बच्चे लोग, ओके। 10 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 10 मीटर इंटू कितना हो गया, 9.1 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 31 kg इंटू डेल्टा भी, चलो इक्वल कर देते हैं यहाँ पर, एच अपॉन कितना हो गया ये, 4 पाई हो गया। डेल्टा भी इज इक्वल टू कितना हो गया, एच अपॉन 4 पाई इंटू 10, एच का वैल्यू पुट कर दो, 6.626 इंटू 10 टू दी पावर माइनस 34
ये 10 हो गया इंटू 9.1 इंटू 10 टू दी पावर -31, तो इतने का आ जाएगा, इतने का एरर दिखलाएगा। ये कैलकुलेट कर लेना है इसको, ठीक है, मीटर पर सेकंड में। क्लियर है? चलिए एक क्वेश्चन और ले लेते हैं। इफ एरर is measured in P and X are equal, then find the error, in P। ओके, सॉल्यूशन करो इसका। क्या पढ़े हो? क्या पढ़े हो? चलो, डेल्टा P डेल्टा X ग्रेटर देन इक्वल टू H/4 पाई। चूँकि यहाँ पर क्या बात आ रही है, P बराबर है किसका? X के बराबर है। दैट मीन्स X के जगह पर भी P कर दो तो कितना हो जाएगा? ये P का स्क्वायर हो जाएगा, इक्वल टू ग्रेटर देन कितना हो जाएगा? H/4 पाई का। ठीक है, P पर से स्क्वायर हटा लो, इक्वल टू और ग्रेटर देन H/4 पाई का कितना हो जाएगा? √ हो जाएंगे। ये आंसर आ जाएगा ये। ठीक है बच्चे लोग, ओके। चलिए, तो आज हम लोगों ने सीखा डुअल नेचर के बारे में। इलेक्ट्रॉन का डुअल नेचर किस तरह से होता है, दैट मीन्स पार्टिकल नेचर भी शो करते हैं और वेव नेचर भी शो करते हैं। डी ब्रॉगली इक्वेशन से किस तरह से हम लोग इसका डी ब्रॉगली का वेवलेंथ हम लोग फाइंड करेंगे, लैम्डा फाइंड करेंगे। एनर्जी के बारे में, फ्रीक्वेंसी के बारे में कुछ यहाँ पर टर्म्स आ गया। इसके बाद हीजनबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के बारे में आया। ठीक है, तो ये दोनों बढ़िया ढंग से, अच्छे ढंग से पढ़ लेना, क्योंकि यहाँ पर से क्वेश्चन काफ़ी आते हैं और सीधा सीधे बिल्कुल याद रखना और डायरेक्ट जो है सो न्यूमेरिकल करने की यहाँ पर ज़रूरत है। चलो इसको नोट कर लो और आप लोग अपनी पढ़ाई करते रहो। होप ऑल द बेस्ट। थैंक यू।